नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास का टाइम हो गया है, सभी ऑनलाइन आ जाएं। आ जाओ, सभी ऑनलाइन आ जाओ। आज अपन पढ़ेंगे तूड़ी का उपचार। तूड़ी का उपचार सभी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ले लिया करो। किस पता नहीं है वीडियो यहाँ से टीचमेंट से कब गायब हो जाएंगे, फिर आपको ऐप पे ही पढ़ने पड़ेंगे सारे वीडियो। ठीक है, इसलिए लाइव जितनी क्लास ले सकते हो उतनी लाइव क्लास लिया करो। गुड इवनिंग मोनू राठौर, धर्मेंद्र, जितेंद्र। चलो आज चलते हैं, अपन देखा तूड़ी का उपचार करते हैं। आपको पता है कि तूड़ी जो है घटिया खाना है, और घटिया खाने की वजह क्या है? उसके अंदर उपस्थित लिग्निन की मात्रा है। उस तूड़ी के अंदर उपस्थित लिग्निन की मात्रा है। लिग्निन क्या करता है? सेलुलोज के साथ भी और हेमिसेलुलोज के साथ भी कंपाउंड या यौगिक बना लेता है। सेलुलोज के साथ लिग्नोसेलुलोज बनाता है, जबकि हेमिसेलुलोज के साथ लिग्नो हेमिसेलुलोज बनाता है। लिग्नो हेमिसेलुलोज और लिग्नोसेलुलोज का जो पाचन है वो रुमेन में सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता, तो ये बिना पचे हुए लिग्नोसेलुलोज और लिग्नो हेमिसेलुलोज जो है मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो किण्वन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। तो लिग्नोसेलुलोज सेलुलोज का भी नहीं हो रहा, लिग्नो हेमिसेलुलोज हेमिसेलुलोज का नहीं हो रहा। तो तूड़ी की जो पाचकता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके लिए अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो अपने को आज पढ़ने हैं। तो अपन पहले अपने को सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, तूड़ी एक घटिया आहार है। आहार है क्योंकि तूड़ी में तूड़ी में उपस्थित लिग्निन लिग्निन सेलुलोज व हेमिसेलुलोज सेलुलोज व हेमिसेलुलोज के साथ बंद कर लिग्नोसेलुलोज व लिग्नो हेमिसेलुलोज यौगिक का निर्माण करता है। यौगिक का निर्माण करता है और यह यौगिक बिना पचे मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे तूड़ी मीन्स स्ट्रा, तूड़ी की पाचकता व गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक है, तो तूड़ी के अंदर जितना ज्यादा लिग्निन बढ़ेगा, जितना ज्यादा लिग्निन की मात्रा बढ़ती जाएगी, तूड़ी उतनी ही ज्यादा घटिया होती चली जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं कि लिग्निन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ तूड़ी की क्वालिटी जो है वो क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, तो किसी तूड़ी के अंदर जितना ज्यादा लिग्निन उपस्थित रहेगा
वो तूड़ी उतनी ही ज्यादा घटिया होंगी, क्योंकि वो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से बाइंड हो जाएगी, और बाइंड हो जाने की वजह से उसका पाचन नहीं होगा। तो आपको जितना लिग्निन की मात्रा कम होगी तूड़ी के अंदर, उतनी ही तूड़ी आपको अच्छी मानी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं, कमेंट देख रहा हूं आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब अपने को इसी चीज को अपने को क्या करना है, तूड़ी की गुणवत्ता और पाचकता अपने को बढ़ानी है। तो अपन तूड़ी के साथ विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट या उपचार या इलाज करते हैं। कौन कौन से करते हैं? तो सबसे पहला तूड़ी का उपचार की है भौतिक विधि। भौतिक विधि आपको पता ही है कि आप बिना किसी रसायन का उपयोग किए हुए, बिना किसी चीज को मिक्स किए हुए, आप किसी भौतिक विधि से कैसे आप तूड़ी को ठीक कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने, जैसे भिगोकर, कई गांवों में आपने देखा होगा कि लोग तूड़ी को भिगोकर देते हैं। तो भिगोने का यही है कि 1 केजी तूड़ी, 1 केजी तूड़ी, 1 लीटर पानी और 1 घंटे तक आपको उसके अंदर रखना है, 1 आवर्स के अंदर रखना है। भिगोने से क्या हो जाएगा कि जो लिग्निन है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, पानी के अंदर गिर जाएगा। लिग्निन हो चाहे ऑक्जेलेट, पोषक विरोधी तत्व तूड़ी के अंदर पाया जाता है, तो लिग्निन और ऑक्जेलेट जो है उस पानी के अंदर नीचे आ जाएगा। वहां से आप तूड़ी निकाल लो, जो नीचे का पानी बच गया उसको आप फेंक डालो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, लिग्निन कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, लिग्निन कम हो जाएगा, और ऑक्जेलेट जो है पोषक विरोधी तत्व है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भौतिक विधि है, भिगोकर सोकिंग, भिगोकर भी आप तूड़ी की जो है गुणवत्ता को बढ़ा सकते हो। 1 किलो तूड़ी 1 लीटर, एक रफ सा आइडिया दिया है। और 1 घंटे तक आपको जो है उसके अंदर भिगो के रखना है। तूड़ी के अंदर जितना भी लिग्निन और ऑक्जेलेट है वो सारा का सारा नीचे वाले पानी के अंदर आ जाएगा, और पानी में आ जाने की वजह से तूड़ी की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत इजी सी चीज है, भिगोकर गाँव में आप देखते भी होंगे। दूसरा, पीसना। पीसना, कूटना, ठीक है, पीसना, कूटना, ये भी सारे के सारे। पैलेटिंग करना, पेलेट बनाना, पेलेटिंग, पेलेट बनाना, ठीक है, पेलेट बनाना। भाप के साथ गर्म करना, भाप के साथ गर्म, ठीक है, या विकिरण का उपयोग करना, विकिरण का उपयोग। ये सारी की सारी भौतिक विधि है। पीसना, कूटना, पेलेटिंग, पेलेट फॉर्म में बनाना, भाप के साथ गर्म करना और विकिरण का उपयोग करना। सबके अंदर कुल मिला के किसकी मात्रा कम होनी है, लिग्निन का लेवल जो है वो कम हो जाएगी, और जो तूड़ी की गुणवत्ता है, गुणवत्ता वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत इजी सी चीज है, चाहे आप भिगो लो, चाहे पीस लो, या उसको अपन कूटना, कूट लो, या चॉपिंग जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के अंदर आप कर लो। सर, घर वाले भिगोने पर पशु बीमार हो जाता है, क्या चारा गीला है? हाँ, देखो, वो भिगोना अलग है। अगर आप स्टोरेज फूड के अंदर नमी की मात्रा बढ़ाते हो, जैसे आपके पास तूड़ी जो है आपने कलेक्ट कर रखी है, उसमें आप नमी की मात्रा बढ़ाते हो और वो नमी लंबे समय तक रहती है, तो वहां फंगस की वृद्धि होने लगती है। किसकी वृद्धि होने लगती है? फंगस या कवकों की वृद्धि होने लगती है, और कवकों की वृद्धि से जो है जानवर बीमार होता है। आप तो सिर्फ 1 घंटा पहले भिगो रहे हो, उसके अंदर गुणवत्ता पे बिल्कुल आप कर क्या रहे हो? अपन गांव में क्या करते हैं कि गांव में बीमार होने की वजह है, क्या करते हैं अपन, जिस पानी के अंदर भिगोते हैं वो पानी भी साथ ही खिला देते हैं, खिला देते हैं ना ऐसा। जिस पानी के अंदर तूड़ी मिलाते हैं उस तूड़ी को भी अपन साथ ही खिला देते हैं। उस पानी को तो फेंकना है अपने को। जितने भी पोषक विरोधी तत्व है, जितना भी लिग्निन है, वो तो उस पानी में आएगा ना। तो उस पानी में से आपको नीचो नीचो की तूड़ी निकालनी है, उस पानी को फेंकना है। अगर उस पानी को पिलाओगे तो कोई फायदा ही नहीं, वो पानी तो और ज्यादा घातक हो जाएगा। हाँ, एक बार आपने भिगो दिया फिर आपको सुखा लिया तो लिग्निन का लेवल कम हो गया। जितेंद्र चौधरी, सही बात है, आपने सही कह रहे हो कि एक बार आपने तूड़ी को भिगो लिया फिर वापस सुखाना है, उसको गिल्ली नहीं डालना है, गिल्ली आपको 2-4 दिन नहीं रखना, वरना तो फंगस की वृद्धि हो जाएगी। तभी तो 1 घंटा मैंने आपको तुरंत खाना खाने से देने से पहले की बात बताई है। लेकिन आप उसको भिगो कर फिर वापिस सुखा लेते हो,
को और वो पानी आप फेंक देते हो तो उस तूड़ी के अंदर से लिग्निन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी सारी भौतिक विधि है। ठीक है, तूड़ी को खाली के साथ दे सकते हैं क्या? हाँ, वो पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए है, कोई गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होगी। अपन गांव के अंदर देखते हैं बांट के साथ जो है तूड़ी मिक्स करके देते हैं, उससे पैलेटेबिलिटी बढ़ती है। पैलेटेबिलिटी का मतलब जो जानवर तूड़ी नहीं खा रहा था, अब वो बांट के चक्कर में ज्यादा तूड़ी खा लेता है, वो पैलेटेबिलिटी का है, उसका गुणवत्ता से कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, अगली है रसायन विधि। दूसरी कौन सी है? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, तो इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के रसायन काम में लेने, जैसे आप अम्ल काम में ले सकते हो। तो कौन कौन से अम्ल काम में लेते हैं? मुख्यतः नाइट्रिक एसिड और H2SO4। अब इसका कितना परसेंटेज अपन काम में लेते हैं, ये अपने इसको इसके रिसर्च पे नहीं जाना है, अम्ल याद रखने हैं। क्षार, ठीक है, क्षार के अंदर आप NaO क्षार ले सकते हो, KO क्षार ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले सकते हो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले सकते हो। तो अपने को इस मुद्दे में नहीं जाना कि सर ये प्रबल क्षार है तो ये तो मुंह जल जाएगा, तो उसका उतना ही अपने को क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे इसका 1.25% NaOH का 1.25% विलियन जो है वो काम में लिया जाता है, तो उसके अंदर नहीं, आपको सिर्फ क्षार का नाम याद रखना है। ठीक है, आप विभिन्न प्रकार की गैस से काम में ले सकते हो, जैसे क्लोरीन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है आपकी, अमोनिया गैस काम में ले सकते हो। अमोनिया को दोनों तरफ से काम में ले सकते हो, गैस के फॉर्म में भी ले सकते हो और एक्वस अमोनिया भी ले सकते हो, आप दोनों तरह से काम ले सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या है, रसायन है, और इन रसायनों को तूड़ी के अंदर मिक्स करने से उसका लिग्निन का लेवल कम होता है, और लिग्निन का कम लेवल होने की वजह से उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत। तीसरी विधि जो है वो क्या की है कि भौतिक रासायनिक विधि बोलते हैं, कि एक तरीका भौतिक भी लो और उसी तूड़ी के साथ आप रासायनिक करो तो गुणवत्ता थोड़ी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, भौतिक रासायनिक विधि। भौतिक रासायनिक विधि, तो इसके अंदर क्या करना है कि जो एक तूड़ी है उस पर दो काम करने, एक भौतिक काम भी करना है आपको, एक रसायन भी करना है। जैसे आपने किसी तूड़ी को NaOH के साथ भी कार्य रासायनिक विधि भी कर दिया और उसका पेलेटिंग भी कर दिया आपने। पेलेटिंग क्या है, उसकी भौतिक विधि है। ऐसे आपने NaOH लिया काम में और उसके साथ में तूड़ी को आपने पीसना भी कर दिया। ठीक है ना, ऐसे आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये NaOH और NaOH जो आप काम में ले रहे हो ये तो रसायन है, और इस तरह वो कौन से हैं, भौतिक है। तो इन दोनों विधियों को मिला दिया जाए तो भौतिक रासायनिक विधि कहते हैं। तो ये भी इजी सी चीज है, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चौथी जो है आपकी जैविक विधि है। चौथी जो है वो कौन सी है, आपकी जैविक विधि। जैविक विधि, जैविक विधि के मंत्र आपको सीधा सा पता है, आपको कोई जिंदा जीव काम में लेना है। तो आजकल तो बहुत चल रहे हैं एजोला फीडिंग, तूड़ी के साथ एजोला मिला दो, तूड़ी के साथ स्पाइरुलिना जो सेवाल है वो मिला दो, तूड़ी के साथ में आप जो है मशरूम मिला दो। वैसे तो आजकल लोगों को खाने को नहीं मिल रही, तो जानवर की तूड़ी के अंदर मशरूम भी मिला सकते हो, तो तूड़ी की गुणवत्ता हो जाएगी। तो आप इसके अंदर जैविक विधि, जैसे एक बच्चे ने बोला भी है जितेंद्र ने, प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स में अपन मुख्यतः क्या काम में लेते हैं, सूक्ष्म जीव काम में लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह काम में लेते हैं। ठीक है, ये थोड़े से सवाल है, प्लांट सोर्स के हैं। ठीक है, चीज वही है कि जिंदा सेलुलोज एंजाइम भी काम में ले सकते हो। तो जैविक विधि के अंदर आपको क्या काम में लेना है, जैसे मशरूम एजोला फीडिंग तूड़ी के साथ में, ये मशरूम प्लस स्ट्रा मतलब तूड़ी, एजोला के साथ भी तूड़ी के साथ मिक्स करना है आपको। ठीक है, मशरूम एजोला, स्पाइरुलिना सेवाल है जो प्रोटीन का बढ़िया से स्रोत होता है, स्पाइरुलिना को भी आपने किसके साथ मिला दिया, तूड़ी के साथ मिला दिया, तो इस तूड़ी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, तूड़ी की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं।
नहीं है। तो पांचवी विधि के अंदर पढ़ते हैं अन्य पोषक तत्वों को मिलाना। अन्य कौन कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा भी अपन तूड़ी की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं? अन्य पोषक तत्वों को मिलाना। ये तीन तो अपन समझ गए, भौतिक रसायन और जैविक विधि। अन्य पोषक तत्व कैसे? जैसे आप तूड़ी के अंदर यूरिया मिला सकते हो, यूरिया मिलाकर, तो आपको पता ही है यूरिया कैसा कंपाउंड है, एनपीएन कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी, कुल मिला के प्रोटीन की मात्रा मिल जाएगी। अगर आपने मोलेसेज मिला दिया तो मोलेसेज किसका स्रोत है? मोलेसेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ठीक है, और इसके अंदर एनएफई की मात्रा ज्यादा होगी। हाँ, फीड एडिटिव्स बोल सकते हैं एक तरह से उसको, ठीक है। मोलेसेज क्या होगी? एक तरह से जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होगा जिसमें एनएफई की मात्रा हो ज्यादा होगी, और एनएफई की मात्रा ज्यादा होगी तो वो आपको पता है गुणवत्ता ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड तूड़ी के अंदर तो क्रूड फाइबर ज्यादा है ना, और क्रूड फाइबर की अधिकता की वजह से तो गड़बड़ हो रहा है। और मोलेसेज मिलाओगे तो एनएफई का लेवल बढ़ेगा, एनएफई का लेवल बढ़ेगा तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। या दूसरी कंडीशन है यूरिया प्लस मोलेसेज प्लस तूड़ी, तीनों को साथ मिक्स कर दो, तीनों को साथ मिक्स कर दो, यूरिया भी मिला दो प्रोटीन स्रोत के रूप में, बढ़िया मोलेसेज भी मिला दो। सर या खेतों के देने वाला है क्या? हाँ, खेतों में देने वाली वही यूरिया है। अभी यूरिया के बारे में मैं थोड़ा आपको सूत्र सब कुछ बताऊंगा, वही यूरिया है, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हो। तूड़ी के साथ गांव में आपको पता है हरा चारा भी मिलाते हैं, हरा चारा मिलाते हैं, हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर भी खिलाते हैं, तो भी तूड़ी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ये आपका जो तूड़ी है इसके अंदर मोलेसेज मिलाकर इसको थोड़ा बहुत आप साइलेज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइलेज बनाकर। तो ये सारी की सारी विधियां हैं जो अन्य पोषक तत्वों मिलाकर आप कर सकते हो। आप यूरिया मिलाओ, मोलेसेज मिलाओ, यूरिया प्लस मोलेसेज मिलाओ, सूखे के अंदर हरा मिला दो, थोड़ा बहुत उसको पार्शियली साइलेज के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो इससे जो तूड़ी आपकी है उसकी पाचकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यूरिया वाला पॉइंट लेता हूं, जैसे एक लड़की ने पूछा भी है कि यूरिया कौन सी है, क्या है। नो नो, ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। तो यूरिया ले लेते हैं अपन, क्योंकि यूरिया इंडिया में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला एनपीएन कंपाउंड है। यूरिया, पहला पॉइंट तो भारत में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला एनपीएन यौगिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये तो सबको पता है, आपको सबको पता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2, ये क्या है? यूरिया का सूत्र, ठीक है। तो यहां पर दो पॉइंट याद रखना आपको। यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है? ये शायद अपन डिस्कशन कर भी रहे हैं। इस यूरिया से जानवर मरता नहीं है क्या? वो बताता हूं आगे, आ जाएगा, मरना भी आ जाएगा, सब आ जाएगा 46%। अब थोड़ा सा वेट करो, इक्वेशन कम करो, जैसे मैं खत्म कर दूं तब आपके जितने हैं सब आ जाएंगे, यूरिया टॉक्सिसिटी वगैरह सब आ जाएंगे। कितना परसेंट होता है? 46% होता है। और प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज 16%। वेरी गुड, शाबाश। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मरने वाली टॉक्सिसिटी आ जाएगी, 2 सेकंड आप रुकते जाओ, वेट करते जाओ, सब आएगा, ठीक है सर्विस्टा। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन परसेंटेज आपको याद रखना है 16। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, आगे अगला क्वेश्चन ये आता है, किस दर से यूरिया मिलानी है आपको? यूरिया जो है आपको कौन से दर से मिलानी है, ठीक है। कितनी दर कौन सी है? 4 kg यूरिया, 40 kg तूड़ी या स्ट्रा, और 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी। 4 kg यूरिया, 40 kg तूड़ी और 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी।
4, 40 और 100, इसके अंदर आपको याद करना है इसको। ये गलत है थोड़ा सा। 40 लीटर पानी आएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है आपको। 40 लीटर पानी और 100 केजी तूड़ी होगी, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। पानी बिल्कुल ये सही है, 40 लीटर पानी आएगा, ठीक है। 40 लीटर पानी और 100 केजी तूड़ी। तो आपको देखो 100 केजी तूड़ी के अंदर आपने 4 केजी यूरिया मिलाई है, तो इसका परसेंटेज निकालो तो लगभग कितना परसेंटेज आता है? 4%। कितनी परसेंट यूरिया है, परसेंटेज निकालो इसका। 100 केजी के अंदर 4 केजी कितना आ रहा है? 4%। कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। तो इस अनुपात में मिलाओगे तो उसको टॉक्सिसिटी नहीं होगी, लेकिन इससे आप ज्यादा मिलाओगे, आप ज्यादा यूरिया खा जाता है, जैसे सर्विस्टा ने क्वेश्चन किया है, तो उससे यूरिया टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो यूरिया टॉक्सिसिटी होने से पहले अपन कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इस यूरिया का ढंग से उपयोग हो, इसलिए रूमेन के अंदर कुछ अनुपात आपको याद रखने, रूमेन में कुछ अनुपात आपको याद रखने पड़ेंगे। यूरिया का ढंग से उपयोग हो, इसके लिए आपको रूमेन के अंदर कुछ अनुपात याद रखने पड़ेंगे। तो आप रूमेन के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात क्या होना चाहिए? बढ़िया यूरिया की यूटिल 10:1, 10:1। रूमेन के अंदर स्टार्च और यूरिया का अनुपात क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 10:1। फिर भी आंसर क्या है? 10:1। इसके आपको काम में लेने के लिए पानी और यूरिया का अनुपात भी स्टोमक में कितना होना चाहिए? 10:1। ठीक है, सबका आंसर क्या है? 10:1। मतलब आप उतनी ही यूरिया काम में ले जितना रूमेन के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात तो 10:1 रहे, स्टार्च और यूरिया का अनुपात भी 10:1 रहे, पानी जिसको पानी और यूरिया का अनुपात भी 10:1 रहे, तो आपकी जो यूरिया आपने काम में ली है उसका ढंग से पाचन होगा, उसकी यूटिलिटी या उपयोगिता व गुणवत्ता भी क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन मान लो किसी कारणवश जानवर एक्सीडेंटली जो है आपके जो पशुपालक होता है उसके घर पर यूरिया का कट्टा पड़ा रहता है और उस यूरिया को वो ज्यादा खा गया, तो उसको अपन यूरिया टॉक्सिसिटी बोलते हैं। अगर रूमेन के अंदर यूरिया की मात्रा रूमेन में अगर यूरिया की मात्रा प्रतिशत मात्रा जो है वो 80 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाए, ठीक है, और रक्त में यूरिया का लेवल जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर रक्त से अधिक हो जाए, तो ये कंडीशन जो है आपकी क्या कहलाती है? यूरिया टॉक्सिसिटी कहलाती है। तो सर्विस्टा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ज्यादा खा लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? तो दिक्कत ये है कि रूमेन में अगर यूरिया नहीं लिख के यहां पर मैं अमोनिया लिखता हूं, सॉरी अमोनिया है, यूरिया नहीं अमोनिया है, क्योंकि यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया के अंदर। यूरिया पूरी की पूरी यूरिया 100% यूरिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया में। कहां पर? रूमेन में जाकर। एक पॉइंट आपको याद रखना है, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने भी एनपीएन कंपाउंड हैं, चाहे यूरिया हो, चाहे एमाइड हो, चाहे कोई सा भी हो, सारे के सारे रूमेन में जाकर 100 के 100% जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा यूरिया अगर जानवर को खिलाओगे उतनी ज्यादा अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। तो रूमेन के अंदर अमोनिया का लेवल अगर 80 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाए और वो अमोनिया अवशोषित होकर रक्त में उसका लेवल 1 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाए, तो यह जानवर अब यूरिया टॉक्सिसिटी, जिसको बोलते हैं यूरिया विषाक्तता से ग्रसित हो जाता है।
एक बार दोबारा समझिए, यूरिया की दर जो है आपको याद रखनी है, 4 केजी यूरिया 40 लीटर पानी और 100 केजी तूड़ी की दर से आपको देनी है। और ये इन अनुपातों को आपको फॉलो करना है कि नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात 10:1 हो, स्टार्च और यूरिया का अनुपात रूमेन में 10:1 हो, और रूमेन में ही पानी और यूरिया का अनुपात 10:1 हो, तो जो यूरिया की उपयोगिता और यूटिलिटी जो है वो आपको सबसे बढ़िया मिलेगी। मान लो एंटीडोट ही बताऊंगा, वेट तो करो यार जितेंद्र, 2 मिनट, इसके बाद में रिजल्ट वही बताना है, ठीक है? तो इसके बाद में तो बताना है, मैं जब कंप्लीट कर दूं तो मेरे को बता देना आप सभी, है ना? तो लेकिन जब मान लो एक्सीडेंटली जो है वो जानवर ज्यादा खा गया, तो आपको पता है जितना भी एनपीएन कंपाउंड है, चाहे वो यूरिया हो, एमाइड हो, एमाइन हो, कोई भी हो, वो रूमेन में जाते ही 100% अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा यूरिया भी अपना एनपीएन कंपाउंड ही है, ये 100 का 100% किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया के अंदर। कितना परसेंट? 100%। तो इसका मतलब किसी भी रूमेन के अंदर, किसी भी रूमेन के अंदर जैसे जैसे यूरिया का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे अमोनिया का लेवल भी बढ़ेगा। ज्यादा यूरिया खाओगे तो रूमेन के अंदर ज्यादा अमोनिया बनेगी, और रूमेन के अंदर अमोनिया की मात्रा जब 80 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाए तथा रक्त में अमोनिया की मात्रा 1 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाए तो जानवर कौन से रोग से ग्रसित हो जाएगा? उस रोग को अपन बोलते हैं यूरिया टॉक्सिसिटी। उस रोग को अपन क्या बोलते हैं? यूरिया टॉक्सिसिटी। ठीक है? अब बात आती है कि अगर किसी जानवर को यूरिया टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? तो यूरिया टॉक्सिसिटी आप समझिए, थोड़ा सा यूरिया टॉक्सिसिटी को आप समझ लोगे तो आप आराम से जो है इसका इलाज आप खुद निकाल लोगे। यूरिया क्या है? यूरिया किस में कन्वर्ट हुई? अमोनिया के अंदर। अमोनिया जल के साथ मिलकर क्या बनाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जितना ये किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। ये कौन सी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। तो जितना ज्यादा अमोनिया होगा उतना ही ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जितना ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा उतना ही रूमेन के अंदर क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी तो कौन सा रोग होने लगेगा? एल्केलोसिस। क्या होने लगेगा? एल्केलोसिस। तो शुरुआत में आपका रूमिनल एल्केलोसिस हो जाएगा, उसके बाद में आपका रक्त के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा। और एल्केलोसिस का इलाज आप सभी को पता ही है। एल्केलोसिस का इलाज क्या होता है? कोई क्षारीय प्रकृति की दवाई दो। एल्कोलोसिस का इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? कोई, ये क्षारीय है, ये क्या है? क्षारीय है, तो अम्लीय प्रकृति की दवाई दो। तो अम्लीय प्रकृति के अंदर अपन क्या देते हैं? CH3COOH, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है? या इसको अपन क्या बोलते हैं? विनेगार। ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यूरिया टॉक्सिसिटी का मतलब यूरिया ज्यादा अमोनिया में कन्वर्ट हुई, अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, तो रूमेन के अंदर ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, तो रूमेन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। तो इसको अपन बोलेंगे रूमिनल एल्केलोसिस। और ज्यादा मात्रा में अमोनिया अवशोषित होकर रक्त में चली गई तो अब आपका मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी हो जाएगा। तो इसके अंदर कुल मिला के कौन सा रोग होता है? एल्केलोसिस होता है। और एल्केलोसिस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? एसिटिक एसिड या विनेगार होता है। कोई दिक्कत है तो अब बताओ, यूरिया से संबंधित आप बताओ। नो दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब एक आपकी जो किताब के अंदर जो है टेबल दी हुई है, वो टेबल भी आपको जरूरी है, क्योंकि पाचन का पार्ट भी है और वैसे भी है। अपने को कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि जानवरों के अंदर प्रोटीन का अगर पाचन होता है तो फाइनली किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रूमिनेंट के अंदर जो है उसका अवशोषण कहाँ होता है, नॉन रूमिनेंट के अंदर अवशोषण कहाँ होता है। तो एक टेबल टाइप की दी हुई है, उसको अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि वो मेरे को लगा कि एग्जाम के अंदर आती है, तो अपन डिस्कशन उसका करेंगे। तो अपन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट उपापचय की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय, अगर कार्बोहाइड्रेट उपापचय की बात मैं रूमिनेंट के अंदर करता हूं तो इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? अंतिम उत्पाद बताओ आप, अंतिम उत्पाद क्या बनता है?
ग्लूकोज नहीं बनता, रूमिनेंट की बात कर रहा हूं। वोलेटाइल फैटी एसिड क्या होता है? वोलेटाइल फैटी एसिड के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर? वाष्पशील वसीय अम्ल के अंदर ही तो किण्वन के द्वारा टूटते हैं। अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि रूमिनेंट में किण्वन के अंदर आपने देखा होगा वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं, सभी को पता है। अगला पॉइंट यही है कि रूमिनेंट में रूमिनेंट्स में वीएफए का अवशोषण कहां होता है? अवशोषण कहां होता है? रोमेन, ठीक है। आमास से लिख दूं? रोमेन या आमास से? आमास से लिख दूं? आमास से। कहां पर होता है? अपन वो वैसे नहीं पूछ रहे, ऐसे पूछ रहे हैं, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय किसके अंदर होता है? आमाशय के अंदर। तो ये बात आ गई। अब अपन बात करते हैं इसी कार्बोहाइड्रेट उपापचय को लेकर नॉन रूमिनेंट के बारे में। नॉन रूमिनेंट मतलब सिंपल स्टोमक। कैसा? सिंपल स्टोमक एनिमल, इसके बारे में बात करते हैं। तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इनमें अंतिम उत्पाद क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का? अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वेरी गुड। और क्वेश्चन अगला ये आता है कि इन जानवरों के अंदर ग्लूकोज का अवशोषण कहां होता है? ग्लूकोज का अवशोषण कहां होता है? कहां होता है? आंत, आंत लिख देता हूं, छोटी आंत। इलियम वगैरह वो नहीं लिखी, अपन क्या लिख देते हैं? छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। और इसका अवशोषण आपको ध्यान रखना है, हमेशा सक्रिय परिवहन से होता है। ग्लूकोज का अवशोषण जो है वो सक्रिय परिवहन से होता है, अर्थात यहाँ पर एनर्जी का खर्चा आता है। ऊर्जा खर्च करके ग्लूकोज का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित एक किताब के अंदर दिए हुए थे, पॉइंट अच्छे लगे, मैंने आपको बता दिए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे को बता सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। नो दिक्कत, नो दिक्कत। चलो आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा अपन देखते हैं प्रोटीन का पाचन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोटीन उपापचय। तो चाहे रूमिनेंट हो, चाहे आपका नॉन रूमिनेंट हो, दोनों के अंदर अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या होता है? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। क्या होता है? एमिनो एसिड। फिर अगला आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, होता छोटी आंत में ही अवशोषण, रूमिनेंट में अवशोषण, एमिनो रूमिनेंट में का अवशोषण वैसे होता छोटी आंत के अंदर है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैं उनके पार्ट पूछ लेता हूं। रूमिनेंट का बताइए और नॉन रूमिनेंट का भी अवशोषण आप बताइए। रूमिनेंट का बताइए और नॉन रूमिनेंट का बताइए। वेरी गुड। ये किस में होता है? इलियम, छोटी आंत में ही है। और इसके अंदर किस में होगा? ग्रहणी, ड्यूडेनम और जेजुनम, डूडोनम और जेजुनम, ठीक है। वैसे कोई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो छोटी आंत दोनों के लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये प्रोटीन उपापचय समझ में आ गया? प्रोटीन उपापचय। हाँ, अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं वसा उपापचय, फैट मेटाबॉलिज्म। तीसरा वसा उपापचय।
वसा उपापचय। तो चाहे रूमिनेंट हो चाहे नॉन रूमिनेंट हो, दोनों में अंतिम उत्पाद क्या होता है? उत्पाद क्या होता है? वसीय अम्ल। सही है। उत्पाद क्या होगा? वसीय अम्ल। और दोनों के अंदर अवशोषण भी कहाँ होता है? अवशोषण। दोनों के अंदर वसीय अम्ल का अवशोषण भी कहाँ पर होता है? छोटी आंत। और एक ही जगह है जेजुनम में। किसमें होता है? जेजुनम में। जेजुनम में। ठीक है। तो टाइम कितना हो गया? आधा घंटा हो गया। आज बहुत तेज गर्मी है। बाकी कल अपन जो है फीडिंग स्टैंडर्ड भी देखेंगे, और फीडिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ अपन कल जो है राशन वाले पार्ट के अंदर ड्राई मैटर इनटेक, एक एक चीज और मैं आपको लिखवाई देता हूं। ठीक है, एक चीज लिख लो आप। एएनएफ से संबंधित पॉइंट है, एक टेबल किताब के अंदर है, वो मैं आपको देख के लिखवा देता हूं। एक बार उसका लिख लो आप, क्योंकि वो आपको कहीं पर भी काम में आ सकती है। एएनएफ, इधर हेडिंग डालो एएनएफ। अपन क्या उसके लिए क्लास लगाएंगे? एएनएफ का सोर्स और इलाज। इलाज क्या है? ठीक है, ये एक आप लिस्ट बनाते जाओ। सबसे पहला एनएफ है कवक, मोल्ड्स। मोल्ड आपको क्या किसमें मिलेंगे? इन ऑयल केक्स। किसमें मिलते हैं? इन ऑयल केक्स। किसके अंदर मिलते हैं? ऑयल केक्स के अंदर। और ऑयल केक्स के अंदर मिलते हैं तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप इसके अंदर एक काम करते हैं, मैं इसको वैसे करते हैं, इसको अपन लिखेंगे तो अपना आधा एक घंटे का फालतू में वीडियो बढ़ेगा, एक पीडीएफ के तौर पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के तौर पर। सोडियम थायोसल्फेट गलत है दीपक सैनी। एक्टिवेटेड चारकोल ही, ये अपन डिस्कशन हो चुका है। यूनिवर्सल एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल है। सोडियम थायोसल्फेट जो है साइनाइड पॉइजनिंग की एंटीडोट है, और वो भी पूरा नहीं है। सोडियम थायोसल्फेट के साथ में और क्या दिया जाता है? सोडियम नाइट्रेट भी दिया जाता है। ठीक है, किसने? दीपक सैनी। ये कुछ मोल्ड है, इसके कम से कम 20-25 नाम है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। उसकी फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट खींच के मैं ऐप पे डाल दूंगा, ऐप पे देख लेना। ठीक है, वो एक जो वीओ की एग्जाम है, उस वो वीओ की जो किताब है उसके अंदर एक साथ दिया हुआ है। तो उसमें आपको अगर एनएफ की कोई भी चीज नहीं पढ़नी हो, उस टेबल को देख जाओ तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, गुड नाइट। मिलते हैं अपन फिर कल। ठीक है, स्टडी मेंटेन रखो, पढ़ते रहो।